हम्म, ठीक है। तो हमने दिखा दिया था, एसोसिएट्स की डेफिनेशन तक हो गया था। स्क्रीन शो हो रही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। रुक जाते हैं 1-2 मिनट और, अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स तब तक। थ्योरम, चलो पहले डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। प्राइम एलिमेंट, आ गई मधु? हम्म, चलो देखो, प्राइम एलिमेंट बेसिकली देखो, प्राइम जैसे होता है ना वैसे ही डिफाइन किया गया है। प्राइम नंबर क्या होता है कि पहली बात तो वो 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी इसने कहा है कि अगर पी तुम्हारा कोई भी एलिमेंट है ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी आर, ये इस आर का मतलब तो रियल नंबर होता है ना, तो आर तुम्हारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है और उसका एक एलिमेंट है स्मॉल पी, ऐसे लिख लो। तब तुम्हें चेक करना है कि इज दिस ए प्राइम एलिमेंट और नॉट। तो पहली बात तो ये 1 नहीं होना चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे? P इज नॉट ए यूनिट एलिमेंट, यूनिटी नहीं, इज नॉट यूनिट एलिमेंट। ठीक है, तो यूनिट अभी बताया ना तुमको, जो 1 के डिवाइजर होते हैं उनको यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। सेकंड थिंग इज, पहली बात तो P हमारा यूनिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि P हमारा जिन भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है, तो या तो पी ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा। हम्म, समझ गए? जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 नंबर है और ऊपर तुमने कुछ भी लिखा, ठीक है, कोई भी नंबर लिख रहे हो, मान लो मैंने 12 लिखा, तो ये कहेगा कि 12 को तुम कैसे लिख रहे हो, 4 × 3। तो या तो ये 3 इस नंबर को डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा। तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि इसको डिवाइड करता है। ठीक है, और भी ऐसे लिख सकते हो 12 को 6 × 2/3, क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर है ना, या तो वो इसको डिवाइड करेगा पक्का या फिर इसको डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा दोनों टाइम एक ही टाइम पे दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि या तो 3 अभी देखो 6 को डिवाइड कर रहा है ना कंप्लीटली, तो इस वजह से 3 हमारे 12 को डिवाइड कर पा रहा है। तो ये हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि इफ हमारा जो नंबर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो किसी न किसी एक को तो पक्का डिवाइड करेगा ही करेगा। हो सकता है दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है, बट एटलीस्ट 1 को पक्का डिवाइड करेगा। हम्म, अब सपोज करो मैंने कोई नॉन प्राइम नंबर लिया, um, कुछ भी लो, जैसे 6 ले रहे हो, ठीक है, और चलो अभी माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है बाद में सोचेंगे। मतलब नॉन प्राइम नंबर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा हो बट अलग अलग को डिवाइड ना कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखो, ये हो गई प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन। अब उसके बाद इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। इरिड्यूसिबल एलिमेंट का मतलब होता है जिसको हम जैसे ब्रेक ना कर सके। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि तोड़ दो उसको बीच में से, तो इरिड्यूसिबल का मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक एलिमेंट है P ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R, तो हम उसको इरिड्यूसिबल एलिमेंट कब कहेंगे? पहली बात तो वो यूनिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज दिस।
एंड सेकंड थिंग इज दैट कि p हैज नो प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है, समथिंग मतलब प्राइम नंबर जैसा ही दिख रहा होगा तुमको, तो p हैज नो प्रॉपर फैक्टर्स। नो प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास, अगर तुम p को लिख पा रहे हो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर p को ऐसे लिख रहे हो देन या तो a यूनिट आएगा या फिर b यूनिट आएगा, ठीक है ना। यूनिट बोल रही हूँ मैं हर जगह, तो वन वन मत सोचना, कुछ और भी हो सकता है जो कि वन का डिवीजर होता है, उसको हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन अपनी माइंड में रखना। गॉसियन इंटीजर बोला इन्होंने, तो देखो गॉसियन इंटीजर सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि a प्लस आयोटा b स्लैश a और b हमारे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब तुम ये सोचोगे कि इसमें तो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए ना, जैसे 1+2 आयोटा, है ना। इसने कहा है कि a और b तुम्हारे इंटीजर्स होने चाहिए और बीच में एक के साथ आयोटा आना चाहिए, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, बट सारे नहीं आए हैं, क्योंकि नॉन इंटीजर्स वैल्यू रखोगे। अगर तुम ये रख रहे हो समथिंग, तो ये तो इसके अंदर नहीं है ना, क्योंकि इसने कहा है कि a और b की वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर के अलावा अगर तुम इरेशनल नंबर्स लिखोगे वो भी नहीं आ सकते इसके अंदर, और फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आ सकते हैं। तो बेसिकली ZI का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे इंटीजर्स होने चाहिए सिर्फ, उसको बोलते हैं गॉसियन इंटीजर। समझ आया डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सारे ही आ सकते हैं ना, रेशनल्स, इरेशनल्स, फ्रैक्शन वाले भी सब चलेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो देखो थ्योरम करते हैं। R is a commutative ring with unity element, तो ये मुझे पता था, और ऐसा ही होगा। थ्योरम 8.4। क्या कहा इन्होंने कि R तुम्हें वही, R is a commutative ring with unity प्लस यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो तुम प्रूव भी कर सकते हो। हमें दिखाना है कि अगर जो सेट ऑफ क्या होगा एसोसिएट्स, वो हमारा क्या होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। वैलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शायद +1 2 क्लास में किया है ना। दैट इज हमें प्रूव करना होता है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, एक्स का रिलेशन हो एक्स से ही। हाँ, सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स का वाई से रिलेशन है तो वाई का एक्स से भी होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर एक्स का वाई से रिलेशन है, वाई का जेड से रिलेशन है, तो एक्स का रिलेशन होना चाहिए जेड से। याद है? तो बेसिकली हमें ये तीनों चीजें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि तुम ये देखो कि ए का ए से रिलेशन है या नहीं है ना। तो ध्यान से देखो प्रूफ। एसोसिएट्स का मतलब याद है ना कि ए और बी एसोसिएट्स कब होते हैं, जब तुम उनकी जब एक की यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो दूसरे वाला आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारे एसोसिएट्स हैं।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ए को ए के ही मल्टीपल में लिख सकते हो क्या, और यहाँ पे यूनिट एलिमेंट आ जाए 1। 1 तो हमेशा यूनिट एलिमेंट होता है ना, क्योंकि 1 हमेशा ही 1 को डिवाइड करता है। लिख सकते हो। तो इसका मतलब ए का खुद से तो रिलेशन है, ए खुद का एसोसिएट होता है ऑलवेज। रिफ्लेक्सिव हो गया अपना। हाँ, बेसिकली यहाँ पे देखना है कि यूनिट एलिमेंट आना चाहिए, है ना। तो 1 तो हमेशा ही यूनिट होता है ना, क्योंकि 1 हमेशा 1 को डिवाइड करता है। ऐसा एलिमेंट जो 1 को डिवाइड करे वही तो हमारा यूनिट एलिमेंट होता है। देखो एक बार चैट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। ओके, है ना। तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखो, एक मिनट। एक मिनट रुको। हाँ, अब हमें ये देखना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम लेके चलते हैं कि ए इज इक्वल टू यूनिट इंटू बी। तो हमें दिखाना है कि बी इज इक्वल टू ए इंटू सम यूनिट। ठीक है, ये शो करना है अपने को। तो कैसे शो करोगे, एक चीज बताओ। आई थिंक हमने शो किया क्या। हाँ, देखो थ्योरम अपनी फर्स्ट वाली ही है। दिस इज, कहाँ गई वो 8.1, ये रही। देखो अगर ए यूनिट है तो ए का इनवर्स भी यूनिट होगा, है ना। ये शो किया है हमने फर्स्ट थ्योरम में। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास u यूनिट है तो u का इनवर्स भी यूनिट होगा। हम्म, तो हम दोनों साइड u इनवर्स से प्रोडक्ट ही ना कर दें, काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, u इंटू ए इज इक्वल टू u इनवर्स u इंटू बी। तो ये हमारा बेसिकली 1 ही आ गया ना। तो u इंटू ए करने पे b आ रहा है, सॉरी यहाँ पे u इनवर्स। तो ये भी तो यूनिटी है। हमने दिखा दिया कि b इज इक्वल टू ए इंटू सम यूनिट एलिमेंट। तो इसका मतलब a और b हमारे क्या हो गए, एसोसिएट्स। तो रिफ्लेक्स कौन सी होगी, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। थर्ड, थर्ड में ट्रांजिटिविटी दिखानी है, चलो शो करते हैं। दैट इज a इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू b, है ना, और b इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू c। अब तुम्हें दिखाना है कि a इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू c, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी बेसिकली, है ना। तो अब ध्यान से देखो, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना इधर, ये वाली जो वैल्यू है। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू u1 u2 इंटू सी। तो यहाँ से क्या आया, u1 इंटू u2 c। अब मुझे ये बताओ, जब u1 यूनिट है u2 यूनिट है तो क्या u1 u2 भी यूनिट होगी। रिकॉल करो 8.2 थ्योरम, है ना। 8.2 थ्योरम में यही तो था कि अगर दो यूनिट्स है तो उनकी प्रोडक्ट भी यूनिट्स होती है। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कोई भी यूनिट एलिमेंट है, सॉरी एसोसिएट्स का अगर हम सेट बनाए तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते हैं। हो गया, तीनों चीज सेटिस्फाई करवा दी। 8.5 देखो, नेक्स्ट थ्योरम। हाँ, तो क्या कहा इन्होंने, देखो अब की बार ना आर इज एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी दिया है, कम्यूटेटिव नहीं बोला, इंटीग्रल डोमेन बोला है। विद यूनिटी लिखने की जरूरत क्या थी, इंटीग्रल डोमेन में तो यूनिटी होती ही है। बताओ, चलो इंटीग्रल डोमेन में बताओ अभी क्या चीज होगी, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना।
भूल मत जाना। ठीक है, तो ये दो चीजें अभी हमारे पास हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स सच दैट, अगर ए हमारा बी के साथ एसोसिएट है तो प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ ए हमारा बी को डिवाइड करेगा एंड बी हमारा ए को डिवाइड करेगा, और अगर ये दोनों है तो ये होगा। ये प्रूव करना है। चलो शो करते हैं प्रूफ। पहले मान लो कि ए हमारा बी के साथ एसोसिएट है, तो बेसिकली क्या होगा कि ए इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू बी होगा, है ना। अब देखो a इज इक्वल टू बी इंटू सम यूनिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो b है वो a को डिवाइड कर रहा है। डेफिनेशन यही नहीं होती है कि नीचे वाला एलिमेंट शुड इक्वल टू ऊपर वाला एलिमेंट सम इंटू मल्टीपल। यही तो लिखते थे कि a इज इक्वल टू k इंटू बी आना चाहिए, और जो ये एलिमेंट है ये हमारा रिंग का हो, तो ये रिंग का ही तो है, यूनिट एलिमेंट रिंग में होता ही है। तो बेसिकली हमारी यहाँ से तो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है कि b डिवाइड्स a। और इसी तरह से अगर तुम इसका रेसिप्रोकल लो जैसे अभी किया, यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो कि a इनवर्स सॉरी u इनवर्स, दोनों साइड u इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो, ये आएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? a डिवाइड्स b, है ना, क्योंकि b इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ a आ रहा है ना, तो a ने भी b को डिवाइड कर दिया, दोनों कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाई, है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सेकेंड पार्ट देखो, कन्वर्सली में हम क्या कहेंगे कि इफ b डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स b, तो अब देखो अगर b डिवाइड्स a है तो इसका मतलब b सॉरी a इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ b आएगा, लेकिन हमें नहीं पता वो एलिमेंट यूनिट है या नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है k1, ठीक है, जो k1 है वो हमारा रिंग का होगा, और यहाँ से b इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ a k2 into a where k2 is also element of R। एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, b की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे k1 k2 into a, है ना। और क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि a एंड b आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, स्टेटमेंट में देखो खुद ही क्या कहा है कि a और b जीरो नहीं है, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन दे रखी है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर होता है तो वो क्या करता है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स देता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसलिए उसने इंटीग्रल डोमेन दिया। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तुम काट दोगे ए से ए, इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर तुम क्या कहते हो कि ए, इसको इधर ले आओ और ये क्या हो जाएगा ऐसे, है ना। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन का यूज करेंगे ना अभी हम। अब देखो दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, या तो ए जीरो हो या फिर और ये जीरो हो। अब ये तो जीरो नहीं है, स्टेटमेंट में गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ही जीरो होना पड़ेगा, तो 1 इज इक्वल टू k1 इंटू k2 आ रहा है। अब एक बात बताओ, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर तुम्हारी 1 आ रही है तो इसका मतलब k1 भी 1 को डिवाइड कर रहा है और k2 भी 1 को डिवाइड कर रहा है, तो जो भी नंबर 1 को डिवाइड करते हैं वही यूनिट होते हैं, तो k1 और k2 दोनों ही क्या हो गए, यूनिट एलिमेंट्स। और जब k1 और k2 यूनिट एलिमेंट हो गए तो इस चीज को देखो तुम, ए और बी एसोसिएट नहीं हो गए, है ना, यहाँ से भी, है ना। सिंपल था एकदम, मतलब फ्लो में चलते जाओ अपने आप हो जाएगा। बोलो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। ओके, चलो आगे चलते हैं।
प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। अब ये ना ऐसी डेफिनेशन आएंगी तुम्हारी जीसीडी वगैरह की। एक मिनट देखती हूँ मैं ये काम की है या नहीं है। मतलब तुम ये पार्ट छोड़ सकते हो। चलो छोड़ दो इसको। ये इससे मतलब क्वेश्चन भी नहीं है, आई थिंक इसका आगे यूज भी नहीं है। वैसे भी अगर यूज होगा भी तो तुम एक चीज देखो, कॉमन सेंस वाली बात है। दैट इज प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है कि उसको छोड़ के खुद को और वन को छोड़ के बाकी नंबर्स उसको डिवाइड करें। यहाँ पे थोड़ा सा वाइडली ऐसे हो जाएगा कि यूनिट एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स डिवाइड करें, है ना। सपोज करो जैसे कि देखो तुम्हें इतना पता है कि सिक्स को ना सिक्स तो डिवाइड करता ही है, और सिक्स को वन भी डिवाइड करता है। उल्टा लिख दिया ना, वन डिवाइड सी आएगा, है ना। वन हमारा सिक्स को भी ये तो प्रॉपर, ये तो क्या हो गए, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं हो गए। ये तो पता ही है हमको, कॉमन सेंस है, हर एक नंबर के लिए वो नंबर और वन नंबर तो डिवाइड करता ही करता है। बट यहाँ पे तुम ये भी लिखो कि माइनस सिक्स भी तो डिवाइड करता है सिक्स को, अगर तुम रिंग इंटीजर्स के ले रहे हो, और ये भी डिवाइड करेगा पक्का। तो बेसिकली जो सिक्स, माइनस सिक्स, वन और माइनस वन, ये है ना, ये इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं हमेशा। हमें देखना है इनके अलग कौन से हैं, जैसे कि टू, थ्री, माइनस टू, माइनस थ्री, जो कि इनको डिवाइड्स करते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। क्लियर है। तो एक तो ये डेफिनेशन बता रखी है इन्होंने, और दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जीसीडी क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो ये भी अपनी नंबर थ्योरी वाली ही है। जीसीडी में क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट है डी, तो उसको तुम जीसीडी कब बोलते हो, कोई भी दो नंबर्स का। जैसे कि दो नंबर्स हमने लिए जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, तो पहली बात तो ये होती है कि जो हमारा डी है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है। सिर्फ दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई दूसरा नंबर भी ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो दूसरा नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स सी शुड बी डिवाइड्स डी। तो डी इज द मल्टीपल ऑफ सी होना चाहिए। ये चीज होती है, क्योंकि डी तभी तो ग्रेटेस्ट होगा। डी इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ सी आएगा, तो डी बड़ा हुआ ना सी से, तो डी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जितने भी डिवाइजर्स हैं, और सपोज करो कॉमन डिवाइजर्स हैं, जैसे डी भी कॉमन डिवाइजर हो गया, सी भी, दोनों एक ही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, बेसिकली। लेकिन हमें क्या देखना, उनका ग्रेटेस्ट। तो सी हमारा डी को डिवाइड करना चाहिए, देन डी विल बी द ग्रेटेस्ट। और इसी तरह से एलसीएम में देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एल इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए कॉमा बी। अब इसमें कंडीशन थोड़ी उल्टी हो जाती है, दैट इज ए हमारा डिवाइड करे एल को, बी भी हमारा डिवाइड करे एल को। सेकंड थिंग, क्योंकि इसमें सब कुछ छोटा देखना है ना, तो उल्टा ही कर दो। अगर कोई दूसरा नंबर है जिसको ए भी डिवाइड कर रहा है और बी भी डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एल भी हमारा सी को डिवाइड करेगा। जिस नंबर को छोटा दिखाना है वो ऊपर लिख दो। हमें एल को एल लीस्ट दिखाना है ना, तो एल शुड डिवाइड सी। यहाँ पे डी को हमें ग्रेटेस्ट दिखाना था, तो डी हमारा नीचे की साइड आया। ये डेफिनेशन है सिंपल। तो इन डेफिनेशंस का ऐसे यूज हो सकता है, बाकी इतना वो नहीं है, मतलब आगे यूज हो सकता है, अभी चाहिए वाली थ्योरम छोड़ सकते हो जो इसके बाद वाली दी हुई है। यूक्लिडियन रिंग देखो, पहली बात तो उसने देखो डेफिनेशन में ही क्या कही है कि एन इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, मतलब कि कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, है ना। तो इंटीग्रल डोमेन हो इज सेट टू बी यूक्लिडियन रिंग।
इसको हम यूक्लिडियन रिंग कब कहेंगे? इफ कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, अगर मैंने कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, किसका? रिंग का, सच दैट वी कैन असाइन ए इंटीजर डी ऑफ ए, मतलब कि अब हमें देखो डी लेना है सच दैट, एक डिस्टेंस का लिए एक मैपिंग बनाई है तुम्हें कि कहाँ से लेके r -0 से लेके और इंटीजर्स तक, सच दैट वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन इज दैट कि अगर तुमने ए और बी लिए, इसमें से r-0 में से, ये मैं फिर लगा देती हूँ, हाँ, तो डी ऑफ ए हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ ए इंटू बी से। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड, अगर दो तुमने नंबर लिए इनमें से, तो तुम्हें क्यू और आर भी ऐसे मिल जाएंगे कि अगर, अरे ये तो सिंपल सा डिवीजन एल्गोरिदम है, ऐसे ही करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रिमाइंडर है वो तो या तो 0 होगा, ठीक है, या तो ये होगा आइदर, या फिर सेकंड थिंग इज, किसने कहा है कि डी ऑफ आर तुम्हारा लेस देन होना चाहिए डी ऑफ बी से, या फिर हम वहां पे कहते थे ना कि जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो क्वोशंट से कम आना चाहिए, है ना। यहाँ पे बी से डिवाइड कर रहे हो तो इसने कहा कि डी ऑफ आर तुम्हारा डी ऑफ बी से छोटा आना चाहिए, या फिर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, दो ही चीज होती है, तो वो चीज कही है। और प्रोडक्ट करोगे ना अगर कभी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट की, तो वो हमेशा ही क्या आती है, लेस देन इक्वल टू आती है ना ए से, या तो बी की वैल्यू 1 हो सकती है या नॉट इक्वल टू 1। अगर नॉट इक्वल टू 1 होगी तो स्ट्रिक्टली बेटर हो जाएगी, ग्रेटर। और अगर b की वैल्यू 1 हो गई तो डिस्टेंस ऑफ a और डिस्टेंस ऑफ a इंटू बी इक्वल आ जाएगा उस केस में। क्लियर? तो ये जो दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी कोई भी यूक्लिडियन रिंग, तो उसको हम इंटीग्रल डोमेन, तो उसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन रिंग, ठीक है। काफी है इतना, और करवाऊं? डेफिनेशन रिकैप कर लोगे एक बार? हाँ, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के आना ताकि हम जब थ्योरम करें तो तुम पजल ना हो जाओ। ये वाली डेफिनेशन अच्छे से करना, क्योंकि अभी इसके बेस पे सब कुछ आएगा, ठीक है। यूक्लिडियन रिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है ना। तो डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होगी, तभी इसने यहाँ पे ये वाली चीज लिखी है, तो डिविजिबिलिटी से यूज करेंगे ना हम इसको, तो ये है। ठीक है, चलो कर लेना, इतना कर लेना।